मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में आपने पाठ 15 को पढ़ा था भारत के गौरव विश्वेश्वरैया। इसका आधा भाग मैंने आपको पढ़ाया था, तो आज चलते हैं इसके संपूर्ण भाग की ओर। मैसूर का कृष्ण राजा सागर बांध निर्माण के समय भारत का सबसे बड़ा बांध था। इससे एक ओर लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई संभव हुई, दूसरी ओर भरपूर मात्रा में बिजली भी प्राप्त हुई। 20वीं सदी के प्रथम दशक में जब हर बड़े काम के लिए विदेशी इंजीनियरों का मुंह ताकना पड़ता था, विश्वेश्वरैया ने इस विशाल बांध के निर्माण का उत्तरदायित्व संभाल कर संसार को यह दिखा दिया कि योग्यता, प्रतिभा व परिश्रम में भारतीय इंजीनियर भी किसी से कम नहीं है। उन दिनों गांधी जी ने भारत को स्वदेशी का नारा दिया था। विश्वेश्वरैया विदेशों से ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने के तो पक्षपाती थे ही, यानी उसके पक्ष में तो थे ही, लेकिन उनका विश्वास था कि भारतीय अपनी बुद्धि तथा परिश्रम के बल पर स्वदेशी साधनों से ही बड़े से बड़े काम कर सकते हैं। एक बार जब अंग्रेज सरकार ने एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी से जलयान बनवाए तो इन्होंने विरोध किया और सरकार को बताया था कि इन्हें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा भारत में ही आसानी से बनाया जा सकता है। विश्वेश्वरैया अपने देश को सर्वांगीण उन्नति चाहते थे, है ना। विश्वेश्वरैया अपने देश की सर्वांगीण उन्नति चाहते थे। वे जानते थे कि अशिक्षा हमारे समाज की अवनति का मूल कारण है ना। शिक्षा का न होना भी समाज की अवनति का, यानी कि इसका कमी का, समाज में किसी भी तरह का कोई भी तरक्की का न होने का मूल कारण है अशिक्षा का होना। इसलिए मैसूर राज्य का दीवान रहते हुए उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया। उनके विशेष प्रयत्नों से मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मैसूर में अनेक प्रकार के कारखाने खुले। बाद में सन 1918 ईस्वी में कावेरी जलाशय और भद्रावती कारखाने के बारे में कुछ स्वार्थी जनों की आलोचनाओं से खिन्न होकर उन्होंने मैसूर राज्य के दीवान का पद छोड़ दिया। पर जनहित के चुनौतीपूर्ण कामों को उन्होंने आजीवन नहीं छोड़ा, यानी सारी उम्र नहीं छोड़ा। कृष्णा सागर की नहरों और सुरंगों का कार्य उन्होंने 1932 ईस्वी तक पूरा कर दिया। सन 1937 ईस्वी में उड़ीसा में भयंकर बाढ़ आई थी। भविष्य में ऐसी आपदा को रोकने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। बाद में उन्हीं सुझावों के आधार पर हीराकुंड बांध योजना बनाई गई। विश्वेश्वरैया अपने देश की उन्नति के लिए औद्योगिक विकास को आवश्यक मानते थे। हर चीज के लिए विदेशों का मुंह ताकना उन्हें अखरता था। वे देश को हर मामले में आत्मनिर्भर बनाने की बात निरंतर सोचते रहते थे। सन 1935 ईस्वी में जब सुई, आलपेन, पेन और ब्लेड जैसी छोटी छोटी चीजें भी विदेशों से आती थी, विश्वेश्वरैया ने अपने देश में ही मोटर कार और हवाई जहाज बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया था। इसके लिए उन्होंने कई देशों की यात्राएं भी की, आवश्यक जानकारी भी प्राप्त कर ली, किंतु विदेशी सरकार ने उस समय विश्व युद्ध का बहाना बनाकर उन्हें मोटर कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दी। बाद में हवाई जहाज बनाने की अनुमति एक भारतीय कंपनी को दे दी गई थी। इस कार्य में विश्वेश्वरैया ने भी निरंतर अपना सहयोग दिया। विश्वेश्वरैया ने देश में उद्योगों की उन्नति के लिए अखिल भारतीय निर्माता संघ की स्थापना की थी। सन 1954 ईस्वी तक वे इससे जुड़े रहे। विश्वेश्वरैया कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छेतम क्षमाम का जीवंत उदाहरण थे। यानी वो सोचते थे, उनका कहना था कि अगर हम 100 साल तक जीते हैं तो उस 100 साल को हम बेकार न जाने दें। उस 100 साल में भी हम कुछ न कुछ कार्य करते रहे जो हमारे
देश के लिए, हमारे समाज के हित में हो। वे जनहितकारी कर्म करते हुए 100 वर्ष नहीं, 101 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहे। अपनी प्रतिभा व अथक परिश्रम के कारण उन्हें विश्व भर में ख्याति मिली। वे आजीवन देश के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करते रहे। वे दुनिया भर में घूमे, सैर सपाटे के लिए नहीं, है ना, घूमने फिरने के लिहाज से नहीं, बल्कि इसलिए कि दूसरे देशों में जो कुछ श्रेष्ठ ज्ञान है उसे लाकर अपने देश को भी दे सके। वे एक ओर सफल इंजीनियर थे तो दूसरी ओर कुशल प्रशासक थे, श्रेष्ठ लेखक थे और सबसे बढ़कर वे महामानव थे। श्रेष्ठ मानवीय गुणों से भरपूर थे। कठिन से कठिन समस्या को हल करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। संसार की चोटी के महापुरुषों की तरह वह भी समय के पाबंद थे। समय के हर क्षण का सदुपयोग करते थे। कोई मिलने वाला 5 मिनट देर से आए या 5 मिनट अधिक समय ले ले तो वे उसे टोकना नहीं भूलते थे। स्वभाव से वो विनम्र किंतु स्पष्टवादी थे, यानी साफ बोलने वाले थे। सिफारिश करके उनसे गलत काम नहीं कराया जा सकता था। मैसूर राज का दीवान पद संभालते ही उन्होंने अपने रिश्तेदारों और परिचितों को स्पष्ट हिदायत दे दी थी कि कोई भी उनसे किसी काम के लिए सिफारिश न करे। वे शुद्ध शाकाहारी थे। शराब, सिगरेट जैसे व्यसनों यानी बुरी लतों से वो कोसों दूर थे। एक बार बीमार होने पर जब डॉक्टर ने उन्हें थोड़ी सी ब्रांडी लेने की सलाह दी तो उन्होंने यह सलाह स्पष्ट शब्दों में ठुकरा दी। वे स्वयं कहा करते थे कि खाने पीने में संयम ही उनके दीर्घ जीवन का रहस्य है। वे बड़ी सलीके से यूरोपीय वेशभूषा धारण करते थे किंतु सिर पर वे आजीवन भारतीय पगड़ी बांधे रहे। घर पर धोती कुर्ता पहनना उन्हें सुविधाजनक लगता था। श्रम निष्ठा यानी श्रम के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदारी एवं दृढ़ संकल्प की शक्ति उनके स्वभाव में रची बसी थी। साहस एवं उत्साह उनके चिर सहचर थे, मतलब हमेशा से साथ रहने वाले थे। 75 वर्ष की आयु में भी आवश्यकता होती तो वो बांध पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाते थे जितना ऊंचा चढ़ना किसी वृद्ध के लिए प्रायः असंभव है। कर्मनिष्ठा ही उनकी सच्ची पूजा थी। वह संयमित एवं क्रियाशील रहकर ही 100 वर्ष से अधिक जीवित रहे। वे कहा भी करते थे, अकर्मण्य व्यक्ति दीर्घजीवी नहीं हो सकता। अकर्मण्य यानी कि जो कामचोर हो, आलसी हो, नकारा हो, वैसा जो है इंसान कभी भी ज्यादा, मतलब उसकी उम्र ज्यादा नहीं हो सकती है, वो ज्यादा दिन नहीं जी सकता है। अकर्मण्यता जीवन की जड़ काटती है ना, यानी जीवन को कम करती है। सचमुच कितनी सार्थक और गहरी सोच थी उनकी। उनकी बातों से सभी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। विश्वसनीय बड़े स्वाभिमानी भी थे। पराधीनता के उन दिनों में योग्यता और प्रतिभा होते हुए भी किसी भारतीय को चीफ इंजीनियर जैसे उच्च पद पर नियुक्त न किया जाना उन्हें अखरता था। अंग्रेजों का असम्मान तो वे नहीं करते थे, पर अकारण ही उन्हें विशिष्ट दर्जा दिया जाना भी उन्हें पसंद न था। जब ये मैसूर में चीफ इंजीनियर थे तो एक बार राज दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी को आमंत्रित किया गया। ऐसे समारोह में भारतीय अधिकारी नीचे दरी पर बैठते थे और अंग्रेज कुर्सी पर। इस अपमानजनक परंपरा के कारण उन्होंने समारोह में सम्मिलित होने से ही विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। बाद में भारतीय अधिकारी को भी कुर्सियों पर बैठाने की व्यवस्था कराई गई तो वे समारोह में सम्मिलित हुए। विश्वसनीय की योग्यता एवं महत्वपूर्ण जन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। भारत के 8 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट, डीएससी, एलएलडी आदि मानद उपाधियां प्रदान करके सम्मानित किया था। विदेश की अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं के भी वे सदस्य रहे।
राष्ट्र के लिए उनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण सेवाओं के कारण उन्हें भारत सरकार ने सन 1955 में भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। राष्ट्र के विकास के सुनहले जमीनी सपनों को जमीनी सच्चाई प्रदान करने वाले, यानी जो भारतीय सपना देखते थे कि काश ऐसा हो जाए किसी कठिन कार्य के बारे में, उसको भी वो अपने सूझबूझ के द्वारा, अपने कठिन परिश्रम के द्वारा क्या करते थे, सपने को भी वो जमीनी सच्चाई प्रदान करते थे, यानी सच में बदल देते थे। तो ऐसे जमीनी सच्चाई प्रदान करने वाले इस महामानव ने 101 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 14 अप्रैल 1962 को इस संसार से विदा ली। विश्वेश्वरैया सचमुच भारत रत्न थे। उनकी महत्वपूर्ण सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकेगा। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपने जाना कि किस तरह से विश्वेश्वरैया ने अपना सारा जीवन, है ना, भारत के लिए, भारतवासियों के हित के लिए लगा दिया। तो अगली कक्षा में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।